मेंटल बायोलॉजी का है, लेकिन कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे फर्स्ट ग्रेड है, इस कॉलेज लेक्चर है, उनके सभी के सिलेबस में जो है वो मेंशन किया गया है ओजोन डिप्लेशन, या फिर ओजोन से रिलेटेड टर्म है तो ओजोन डिप्लेशन कह सकते हो, ओजोन होल कह सकते हो, ओजोन की क्षति कह सकते हैं, ओजोन की परत जो है उसकी मोटाई कम होती जा रही है वो कह सकते हैं। उन सभी की चीज़ें आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लेके आए हैं। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं ओजोन है क्या। देखो ओजोन को अपन O3 से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओजोन जो है ये एक अपन ये कह सकते हैं पोल्यूटेंट गैस कह सकते हैं। पोल्यूटेंट गैस कब है? देखो अगर ये अपनी जो अर्थ है, अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर अगर प्रेजेंट है तब तो पोल्यूटेंट है, और उसके ऊपर वाली परत पे है तब ये कैसा है, बेनिफिशियल है। इसका मतलब पहले आपको लेयरिंग अपन देखें यहां पर, जैसे ये अर्थ वाला पार्ट है, ये अर्थ वाला पार्ट है। अर्थ के जस्ट ऊपर की तरफ अपन देखेंगे यहां पर तो एक एटमॉस्फेयर डिवाइड किया गया है, ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर पार्ट है, ठीक है। यहां पर आप देखोगे इस वाले पार्ट को इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और इसे स्ट्रेटोस्फेयर। देखो ये अर्थ के जस्ट ऊपर की तरफ है, इनमें अगर इसमें ओजोन उपस्थित है, इस परत में इसमें अगर ओजोन उपस्थित है तो ये किसके रूप में है, एक पोल्यूटेंट के रूप में काम करेगी। अगर यहां O3 प्रेजेंट है तो यहां पर कैसी एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है। तो अपने कई बार पूछा जाता है ओजोन लेयर है पृथ्वी के कौन से एटमॉस्फेयर भाग में पाई जाती है, तो आप कहोगे स्ट्रेटोस्फेयर वाले भाग में पाया जाता है। तो यहां पर अपन एक ऐसी लेयर बना सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर की जो परत है या रीजन है, उस रीजन में एक इस प्रकार एक परत के रूप में जो लेयर है वो पाई जाती है, किसकी, O3 की, ओजोन की एक परत पाई जाती है, जिसे अपन ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। ओजोन लेयर जो है कहाँ पे पाई जाती है, कितनी डिस्टेंस है अर्थ से, यहां से अपन कह सकते हो लगभग 11 से 25 किलोमीटर ऊंचाई, या फिर अप्रोक्स अगर कभी पूछा जाए तो यहां पर ये रहती है 35 किलोमीटर। कई बार ऑप्शन में ये भी आता है 35 किलोमीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। तो दो प्रकार की हो सकती है ओजोन जो है वो, दो प्रकार की हो सकती है, एक तो गुड ओजोन और एक बैड ओजोन, ये कह सकते हैं अपन। गुड ओजोन और सेकंड है बैड ओजोन। किस आधार पे है ये? अगर O3 प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो कैसी है, गुड ओजोन के नाम से जानते हैं अपन। और ये ट्रोपोस्फीयर में अगर है O3 कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, तो उसे अपन क्या कहेंगे, बैड ओजोन के नाम से जानते हैं। ये इसकी नॉर्मल कंडीशन रहती है, दो प्रकार के आधार पे अपन कह सकते हैं। वैसे देखा जाए तो जो स्ट्रेटोस्फीयर में ये नॉर्मली पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कौन सी परत में पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में वर्क करती है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ में या अर्थ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में काम करती है, क्योंकि ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है यूवी लाइट। जो यूवी लाइट आती है सन से, उसे क्या करती है, रोकती है। ये अपन सभी जानते हैं, तो बेसिक इसका फंडामेंटल है। ओजोन की थिकनेस
ओजोन की थिकनेस देखेंगे तो 3 mm एट सेंटर, और यदि अर्थ के पोल पे अपन देखेंगे 4 mm ऑन अर्थ पोल पर उसकी 4 mm उसकी मोटाई या थिकनेस देखने को मिलती है। ओजोन लेयर की मोटाई मापी जाती है, ठीक है ना। किस में मापी जाती है, तो अपन इसको जानते हैं, इसको मापा जाता है डॉप्सन यूनिट, डॉप्सन यूनिट के रूप में मापा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन इसमें से फिर आता है कि जो ओजोन लेयर है वो कितनी डॉप्सन यूनिट्स की बनी हुई है, ठीक है ना। O3 लेयर की थिकनेस, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है, तो अपन कहेंगे 220 डॉप्सन यूनिट। ये इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 220 डॉप्सन यूनिट इसकी थिकनेस होती है, ठीक है। एक इसमें कंडीशन अपन देखेंगे कि जो O है, O3 है, उसका डिप्लेशन या जो उसकी कमी है, O लेयर की कमी को आप क्या कहते हो, ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। O3 डिप्लेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ओजोन की जो कंसंट्रेशन है, उसकी मात्रा है, उसमें आने वाली कमी को ही अपन क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। कौन से महीने में सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं लेट अगस्त से अक्टूबर, अगस्त से लेकर अक्टूबर का जो मंथ है, इस मंथ में सबसे ज़्यादा इनमें ह्रास या कमी देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, इस टाइम पर जो समर है, समर जैसे ही जाता है उस टाइम पर समर के अंदर अपन क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशनर है वो ज़्यादा यूज में लेते हैं, और उनमें से जो गैसेस निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, ओजोन को तोड़ता है। इसलिए इनकी मोटाई क्या होती है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक इनकी मोटाई वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे ही अपन क्या कहते हैं, ओजोन डिप्लेशन या ओजोन होल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ओजोन डिप्लेशन जो है वो कहाँ पे देखा गया था, तो अंटार्कटिका के अंदर देखा गया था 1985 के अंदर, अंटार्कटिका ओजोन डिप्लेशन। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड 1985, और कहां देखा गया था, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के अंदर इसको सबसे पहले देखा गया था बाय निम्बस 7 सैटेलाइट के द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया था अंटार्कटिका के अंदर, कि कुछ जो ओजोन डिप्लेशन की जो लेयर है उसकी मोटाई में क्या आ रही है, कमी आती जा रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ओजोन का डिप्लेशन आने के बाद में 1987 के अंदर जो मॉन्ट्रियल है लंदन के अंदर, उसमें क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई, एक कमेटी बनाई गई 1987 में, और इस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन किया गया कि जो ओजोन डिप्लेशन है उसको कैसे भी करके रोका जाए, ओजोन में जो होने वाली ह्रास है उसको रोका जाए। उसके ऊपर एक कमेटी गठित की गई थी, उसके ऊपर एक डिस्कशन हुआ था, और सभी देशों के जो कैंडिडेट थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने साइन किए थे कि हमारे देश में से निकलने वाली जितनी भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस है उनको क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। ये कौन सा दिन था, तो ये था 16 सितंबर 1987, और इसी दिन को 16 सितंबर को इन्होंने घोषित किया
16 सितंबर ओजोन डे के रूप में इसे सर्वमान्य स्वीकार किया गया कि 16 सितंबर जो है ओजोन डे के रूप में मनाया जाएगा और सभी देश इसके साथ में क्या होते हैं, एग्री होते हैं। और इम्प्लीमेंट जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, 1989 के आसपास जो है नियम लागू हो गया था और सभी देश मिलकर इसमें कंट्रोल किए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो सभी देशों में थोड़ा बैन किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए ताकि ओजोन डिप्लेक्शन ना हो। ओजोन डिप्लेक्शन होगा तो सीधी सी बात है अल्ट्रा वायलेट अपनी अर्थ के ऊपर आएगी और अर्थ पर अल्ट्रा वायलेट जैसे भी आएगी वो क्या करते हैं, अपने अंदर स्किन कैंसर को कोज करती है। तो स्किन कैंसर से बचने के लिए सीधा सा है अपनी जो ओजोन लेयर उसको बनाए रखा जाए। अपन देखेंगे नेचुरली ओजोन फॉर्मेशन। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये अपन सभी जानते हैं नेचुरल प्रोसेस है, उसमें ओजोन का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। ऑक्सीजन जो उपस्थित है ये ऑक्सीजन अपन कह सकते हैं कि जो यूवी लाइट है, यूवी लाइट की उपस्थिति में ऑक्सीजन ये कह सकते हैं अपन क्या करते हैं, अपने एटम के अंदर टूट जाते हैं, ये कह सकते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे कर लो अपन, चाहे ऑक्सीजन है वो अपने एटम के अंदर टूट जाते हैं और फिर अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम आपस में मिलकर यूवी लाइट की उपस्थिति में O3 का निर्माण कर लेते हैं। तो ये एक ओजोन का फॉर्मेशन होता है, ओजोन का निर्माण होता है। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है जो अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में होता रहता है, ओजोन का फॉर्मेशन होता रहता है और ओजोन डिग्रेड भी होती रहती है। ये जो कंडीशन है ये कैसी है, रिवर्सिबल प्रोसेस है कि ओजोन जो है वो नेचुरली अपने आप में इसमें वापस भी टूट सकती है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अपन यूँ कह सकते हैं कि एंथ्रोपोजेनिक कंडीशन, एंथ्रोपोजेनिक है ह्यूमन क्रिएटिव पोल्यूशन, एंथ्रोपोजेनिक एजेंट, ऐसे पोल्यूटेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, मानव की एक्टिविटी से होने वाली जो भी पोल्यूटेंट है वो सब क्या कहलाते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एजेंट कहलाते हैं। एंथ्रोपोजेनिक एजेंट जो है वो क्या करते हैं, जो O3 है इसको क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। किसकी, यूवी लाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की उपस्थिति में उसे ऑक्सीजन और O3 के अंदर तोड़ा जाता है। मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम है उसके बीच में उसको तोड़ दिया जाता है। तो ये जो कारण है, ये दो कारण हो सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जो है वो दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, किस कारण से टूट सकती है ये, ठीक है ना। तो एक तो देखो जो एजेंट है यहाँ पे मैंने लिखा है, एंथ्रोपोजेनिक जो एजेंट है डिस्ट्रक्शन है O3 लेयर को दो प्रकार से हो सकते हैं। एक अपन देख सकते हैं ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को जो कंपोनेंट हैं जैसे ये ऑक्सीजन, ये क्या है O3 है और ये क्या है नाइट्रोजन या नाइट्रस ऑक्साइड अपन कह सकते हैं, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कह सकते हैं, प्लस यूवी लाइट की उपस्थिति में अपन कह सकते हैं, ये कंडीशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक तो बनाएंगे NO2 प्लस O2, यहाँ पर दो कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। ये इसके बाय प्रोडक्ट बनेगा, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाएगा और एक कार्बन मतलब ऑक्सीजन एक अलग से निकल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, इसको तोड़ दिया गया है। अब इसके आगे जो रिएक्शन होगी यहाँ पर क्या होगा, NO2 प्लस O एटम के साथ में वापस से रिएक्शन करेगा, NO प्लस O2, ऑक्सीजन वापस रिलीज कर देगा और ये वापस कैसा हो गया, एक्टिव स्टेट में वापस आ जाता है। ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, वापस कैसे हो जाएंगे, एक्टिव। ये क्या हो गई, वापस से एक्टिव हो गए और ये फिर अटैक करेंगे किसके ऊपर, अगली
ओजोन के ऊपर। इस प्रकार से ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स है वो बार बार में क्या करते हैं, इनके जो एटम है या फिर ओजोन के जो मॉलिक्यूल है उनके ऊपर अटैक करते हैं और बार बार उनको तोड़ते रहते हैं। तो ये जो साइकिल है बार बार चलता रहता है। तो एक तो ये पाथवे है जो ओजोन डिप्लेशन का कारण है। इससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला कारण जो है वो कौन सा जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन आप इसे कह सकते हो। ठीक है, कौन सी इसमें चीज़ें उपस्थित होती है, देखो क्लोरो, फ्लोरो और कार्बन। तो यहाँ पर जैसे अपन यूँ कर सकते हैं, सी क्लोरो कार्बन कह सकते हैं, फ्लोरो कह सकते हैं और क्लोरीन कह सकते हैं, CF2Cl3 ये कह सकते हैं। ये कैसे हैं, पोल्यूटेंट के रूप में निकलते हैं, बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं और इसे फ्रीऑन 12 फ्रीऑन 11 के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करते हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं होते हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक ये कैसे रहते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। अगर इसकी बात करेंगे तो लगभग 139 साल के आसपास तक ये क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। 7 ईयर तक ये क्या करता है, ओजोन को तोड़ता रहता है। और ये 139, तो ये जो ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है, CFCl क्लोरो 12 है, ये लिख सकते हैं इसको, CFC12 है और इसको लिख सकते हैं CFC11। ये कम हानिकारक है और ये ज़्यादा हानिकारक है। इसका मतलब है ओजोन डिप्लेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारक जो है वो कौन सा है, क्लोरीन। ओजोन ब्रेक करने के लिए पोटेंट केमिकल कौन सा है, तो क्लोरीन। ये जो है क्लोरीन जो है वो कैसा होता है, सबसे पोटेंट एक एलिमेंट है जो ओजोन है O3 को सबसे ज़्यादा तोड़ता है। ये तो कभी पूछा जाए आपसे कि कौन सा कंपोनेंट है जो ओजोन डिप्लेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे क्लोरीन मोर रिएक्टिव एलिमेंट है जो ओजोन को तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और वापस से अपनी रिकवर करके अपनी जो एक्टिव स्टेट है उसमें आ जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था ऑक्साइड है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वापस एक्टिव स्टेट में आ गया, सेम उसी प्रकार से ये भी एक्टिव स्टेट में आते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ से अगर अपन देखें CF2Cl2, एक ये क्या है, एक पोल्यूटेंट है। ये अटैक किसके ऊपर करता है, O3 के ऊपर अटैक करता है। या फिर इसको भी कह सकते हैं अपन कि भाई पहले ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में पहले क्या करता है, टूटता है। ये है क्या भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। निकलते किससे हैं, रेफ्रिजरेटर से निकलते हैं, इसके अलावा एयर कंडीशनर से निकलते हैं भाई। ये आपके बाद में लिखा हुआ नहीं रहेगा, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर से निकलने वाली पोल्यूटेंट होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, पहले तो ये टूटेंगे अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में। देखो एक्टिव स्टेट में कैसे जाते हैं, CF2Cl प्लस Cl एक्टिव, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले ये क्या करते हैं, टूटते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन जो आएगा ये कैसा है, गैसियस स्टेट, मतलब एक्टिव स्टेज में है। ये कैसा है, एक्टिव क्लोरीन। ये क्लोरीन कैसी है, एक्टिव स्टेट है। इसका मतलब अगर ऐसे क्लोरीन की मात्रा बनती रहे तो ये ओजोन को क्या कर सकती है, तोड़ने में सक्षम है। अब सबसे पहले अगर अपन इससे स्टार्ट करेंगे, Cl प्लस O3 अल्ट्रावायलेट लाइट की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या करेगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा, Cl
O2 प्लस O, ये निकाल सकता है ये, ठीक है। या फिर अपन ये कह सकते हैं ClO बना लेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज कर देगा। अगर अपन दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे देखेंगे ClO प्लस ऑक्सीजन एटम, इसके साथ में ये रिएक्शन करेगा अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में और यहाँ पर क्या बना देगा, क्लोरीन वापस से अपनी रिएक्टिव स्टेज में और यहाँ पर ऑक्सीजन बना के इसको बाहर की तरफ निकाल देगा। अब यहाँ पर क्या बच गया, वापस क्लोरीन, यहाँ पर भी क्या था, क्लोरीन था और कैसी स्टेट थी, एक्टिव, तो ये वापस अपनी कैसे आ गया, एक्टिव स्टेट में आ गया। अब ये वापस क्या करेगा, वापस कोई नया ओजोन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। इस प्रकार से बार बार ये क्या करते हैं, अटैक करते रहते हैं और ऑक्सीजन को तोड़ते रहते हैं। तो ये मतलब इसको ओजोन को ब्रेक करते रहते हैं। तो क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेंट होता है और क्लोरीन निकलता किसके फॉर्म में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के रूप में निकलता है, रेफ्रिजरेटर से और एयर कंडीशनर है उसके रूप में। कई बार पूछा जाता है कि जो ओजोन डिप्लेशन है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन डिप्लेशन में पोल्यूटेंट, पोटेंट कोई कौन से ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये कितने हैं, 14% जो है वो हार्मफुल है। कितने हैं, 14% इनकी मात्रा पाई जाती है पोल्यूटेंट के रूप में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की कितनी है, 14% मात्रा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, ठीक है। दूसरा एक अपन देखेंगे, अभी मैंने देखा था ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन बताया था मैंने आपको, तो ये भी इसकी कुछ मात्रा जो है इसकी देखने को आज, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसकी मात्रा कितनी, 3.5 है, जो पोल्यूटेंट के रूप में काम करती है। इसके अलावा अपन मेथेन देख सकते हैं, CH4 देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्री क्लोरीन इस कंडीशन में भी रह सकती है, हैलोजन के रूप में रह सकती है, मेथेन रह सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पोल्यूटेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 14% मात्रा इसकी पाई जाती है, जो ओजोन डिप्लेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड है, 3.5% पाई जाती है, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव होता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है बार बार चलता रहता है। देखो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको जो CF2Cl2 है, एक तो ये है और एक ये है Cl3 है, दोनों ही कैसे हैं, पोटेंट है। ये सबसे ज़्यादा पोटेंट होता है। इनमें से सिर्फ इतना सा है कि जो क्लोरीन है वो निकलती है और क्लोरीन निकल के किसके ऊपर अटैक करती है, तो यहाँ पर ओजोन के ऊपर अटैक करती है और ओजोन से एक तो O2 निकाल देगी, ये तो ऊपर की तरफ गैस निकल जाएगी और यहाँ पर क्लोरोक्साइड बना लेगी। और ये क्लोरोक्साइड जो है वापस से किसी ऑक्सीजन के एटम के साथ में रिएक्ट कर कर एक प्योर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकाल देगा और खुद वापस अपनी जो क्लोरीन है, रिएक्टिव स्पीसीज है, एक्टिव स्पीसीज है, उसमें वापस कन्वर्ट होगा और ये वापस से पुनः अटैक कर सकता है किसी नए ओजोन एटम के ऊपर, ओजोन के ऊपर। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है और ओजोन डिप्लेशन है वो हमेशा होता रहता है। तो ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। बैड ओजोन बता दिया मैंने, गुड ओजोन बता दिया अपन ने, कमिटी के बारे में बात कर ली, कब हुआ था, क्या हुआ था, कौन सी लेयर में होना ज़रूरी है, कितनी इसकी थिकनेस होती है, कितने इसके पोल्यूटेंट होते हैं, कैसे कैसे प्रोसीजर होती है, वो सभी चीज़ें शायद अपने डिस्कस कर ली है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है ओजोन डिप्लेशन में तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए और उसका रिप्लाई अपन ज़रूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपना छोटा सा वीडियो तक कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।